चलिए आज हम लोग बात करते हैं लेक्चर 4, तो बात हो चुकी थी, सॉरी, लेक्चर 5, ठीक है। और इस लेक्चर 5 में क्या बात करते हैं उसको देखना है। लेक्चर 5 आइसोमेरिज्म है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है आपको। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आइसोमेरिज्म, है ना, आइसोमेरिज्म। अब बहुत सारे बच्चों को आइसोमेरिज्म पता होगा, 10th क्लास में भी पढ़े, है ना, 11th में भी थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाता है ना। तो चलिए, आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी। अब ये मैंने क्यों बोला एक चीज, तो उसको आप देखिएगा, है ना, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ध्यान रखिए, जब भी कोई कंपाउंड, दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, या फिर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है, आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो दोनों आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आइसोमरिज्म को मैंने डिफाइन कर दिया, सिंपल सा, ये तो मैंने तोड़ के बताया। अब मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, बोर्ड वाले ध्यान से देखिएगा, है ना। डेफिनेशंस आप बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 12th में चले गए आप लोग को थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह भी ध्यान रखना चाहिए। 11th में जो हुआ है ना, 11th में आप नीट बेस्ड थे, IIT बेस्ड थे, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड बेस्ड भी बनना पड़ेगा, है ना। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। छोटा छोटा डेफिनेशंस पूछा जाता है, कोई बड़ा डेफिनेशंस नहीं। जैसे मैंने बोला आपको आइसोमेरिज्म, है ना, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, द कंपाउंड्स, the complex compounds or the compounds having same molecular formula but a different structural formula or a spatial arrangement of atoms are defined as isomerism, है ना। The compounds having same molecular formula but different structural formula or a special arrangement of atoms are defined as isomerism. Isomers उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, आइसोमर्स, उसको आइसोमर्स बोलते हैं, आपस में वो दोनों आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आइसोमेरिज्म आप पढ़े होगे, बहुत अच्छे से पता होगा। जैसे मान लो एक ऑर्गेनिक से एग्जांपल लेते हैं, तुम पढ़ते थे सर CH3 CH2 CH2O CH3, देखो इसमें क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो कितना होगा, C4H10 होगा ना। लेकिन इसी को मैं ऐसे लिख दूं, CH3CH, यहाँ पे CH3 और ऐसे CH3 लिख दूं, तो क्या अंतर हो जाएगा क्या, नहीं। देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C4H10 ही होगा। देख लो, ध्यान से देख लो, गिन लो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है। ये ब्यूटीन या ब्यूटेन है, सॉरी, ये ब्यूटेन है, और ये देखो तो क्या है, इसको देखोगे तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। देखो नाम चेंज होगा, इसका मतलब स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है, ठीक है ना। उसी तरह से अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट, सॉरी सेम, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो ये आइसोमर्स दोनों कहलाएंगे आपस में। लेकिन हो सकता है, मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखा है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी अलग। इसका मतलब क्या, तो बहुत बार क्या होगा ना कि जैसे देखो, जैसे देख लो, ये देख लो, ये क्या है भाई, ये भी तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ये भी तुम्हारा ब्यूटीन ही है, 2 ब्यूटीन, है ना। और इसको ध्यान से देखो, इसको भी अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी आपका 2 ब्यूटीन ही है। बस अंतर किस क्या है इसमें, इसमें जो CH3 है बल्क ग्रुप है, एक तरफ है, और इसमें डिफरेंट साइड, अपोजिट साइड, है ना। तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग हो गया। देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी अलग अलग होने से ये दोनों आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सिस 2 ब्यूटीन, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है ना। तो दो तरह से आइसोमरिज्म आता है, पहला स्ट्रक्चर में चेंजिंग के कारण आता है,
है ना। और जो दूसरा होता है वो होता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में चेंजिंग के कारण। तो जो आइसोमेरिज्म होता है वो दो तरह का होता है, आपको पता चला किसके कारण से, पहला स्ट्रक्चर में चेंजिंग के कारण से और दूसरा स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के चेंजिंग में कारण से, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं आइसोमेरिज्म को, ठीक है। आइसोमेरिज्म को तो डिफाइन मैंने कर दिया, और उसके बाद अब आइसोमेरिज्म का टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, कितने तरह का आइसोमेरिज्म होता है। तो वो दो तरह का होता है, आपको तो पता चल गया। नाम क्या होता है उसका, तो पहले का नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो दूसरा होता है उसका नाम होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। क्या होता है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म ये दो तरह का होता है। अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर रहा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहा, और दूसरा क्या, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रहा, है ना। डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रहा, अगर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहा तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। और अगर डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रहा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म, है ना। अब देखो सबसे पहली बात, इसको ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसका भी अलग अलग होता है। पहला, इसमें आता है आयनाइजेशन आइसोमर्स, दूसरा आता है हाइड्रेटेड आइसोमर्स, तीसरा आता है लिंकेज आइसोमर्स, चौथा आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, पांचवा आता है कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमर्स भी आता है। तो ये 5 तरह का आइसोमेरिज्म इसमें आया है ना। कुछ और भी आइसोमेरिज्म छोटे छोटे होते हैं, उसको भी देखेंगे। इसमें मेनली 2 आता है, पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस माइनस और ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस। हम बताएंगे क्या होता है। तो इस सेक्शन को मैं पढ़ाऊंगा लेक्चर 6 में, ये जो सेक्शन जाएगा वो लेक्चर 6 में जाएगा, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, ये लेक्चर 5 में जाएगा, ठीक है। मैंने 2 लेक्चर में इसको बांट दिया है। लेक्चर 5 में हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, और लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के नाम में ही है कि भाई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। The phenomenon in which the two compounds have same molecular formula but different structural formula are defined as structural isomerism, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा, compounds having same molecular formula but different structural formula are defined as structural isomers, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं, है ना। जैसे देखो सिंपल सा, कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब क्या होता है, यहां पे ध्यान रखिएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होने का मतलब होता है
अ डिफरेंट आयुपेक नेम। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, डिफरेंट आयुपेक नेम होना चाहिए। अगर आपका आयुपेक नेम डिफरेंट होता है तो समझ जाइए उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला, इसमें सबसे पहला क्या था आपका भाई, आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स को। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ भी मैंने ले लिया, मैंने ले लिया CrNH3 का होल 5 है ना, NO2 और ये Cl, ऐसे करके कुछ ले लिया एग्जाम्पल लिया, CrNH3 का 5 NO2 Cl है ना। या थोड़ा सा इसको और सही कर देता हूँ मैं, Cl2 कर देता हूँ, एक्चुअली से फायदा होगा हम लोग को। ऑक्सीडेशन नंबर Cr का यहाँ पे कितना आ गया, +3। अब चलिए मैंने कोई कोऑर्डिनेशन, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब आपको जरूरी नहीं है कि आपको आए, है ना। तो ये क्वेश्चन है, मान लीजिए अब बोला कि इसका आयनाइजेशन आइसोमर्स बताओ, क्या हो सकता है आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो अभी देखो इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा NO2 ऐसे है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो नहीं टूटेगा, लेकिन ये 2Cl माइनस यहाँ पे अलग हो सकता है ना। तो अभी बताओ आयनाइजेशन, अलग अलग आयनाइजेशन है, क्या इसको हम ऐसे भी तो लिख देंगे, नाम चेंज हो जाएगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा। हम नहीं, हमको मन करा NO2 को बाहर कर देते हैं, Cl को अंदर कर लेते हैं, Cl को अंदर कर लेते हैं और NO2 और Cl बाहर हो गया। देखो इससे फायदा हुआ कुछ, हाँ बिल्कुल हुआ फायदा भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज किया है, नहीं किया है, लेकिन आयंस चेंज जरूर कर गया है। देखो यहाँ पे Cl माइनस बाहर था, लेकिन अभी NO2 माइनस और Cl माइनस बाहर है ना। डिफरेंट आयंस और यहाँ पे डिफरेंट आयंस हुआ, इसीलिए ये दोनों क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर्स, आयनाइजेशन आइसोमर्स है ना, आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे बाबू, कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल सा एकदम, सोचो, खुद से सोचो और एकदम एक बार में डिफाइन कर दो खुद से। तो अगर कोई दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन आयोपेक नेम डिफरेंट हो गया ड्यू टू डिफरेंट केटायंस और डिफरेंट एनायंस, है ना। डिफरेंट केटायंस या डिफरेंट एनायंस के कारण अगर कुछ दिक्कत होता है, आयंस के कारण अगर दिक्कत होता है, डिफरेंट होता है आयंस, तो वो क्या कहलाता है, आयनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है ना। तो द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different cations and anions in it, और anions लिख दीजिए, are defined as, क्या बोलते हैं उसको, आयनाइजेशन आइसोमर्स, उसको आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए। कोई भी, मैं अलग कुछ ले लेता हूं, जैसे मान लो हम ले लिए CrHOH का होल 5, यहाँ पे मैं ले लिया जैसे मान लो SO4 और ये Cl, ऐसा कुछ ले लिया मैंने, है ना, अपने मन से ले लिया। अब बताओ, तो जब ऐसा लिया तो तुम बोलोगे सर इसका आयनाइजेशन आइसोमर्स ऐसा भी तो हो सकता है, HOH5 को अंदर रख देते हैं Cl और SO4 को बाहर कर देते हैं, देखिए ये आयनाइजेशन आइसोमर्स हो गया, है ना, आयनाइजेशन आइसोमर्स हो गया, बड़ा आसान सा है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग आता है, ऐसे क्वेश्चन ना करके, अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं करके डिफरेंट तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है ना, डिफरेंट तरीके से, तो वो देखना है हम लोग को, सीखना तो बेसिकली क्वेश्चन ही है। जैसे ध्यान रखना, कभी भी अगर मान लो तुम्हारे पास CrNH3 का होल 5 है और SO4 है और Cl, तो बताओ ये किससे रिएक्ट करेगा, ये AgNO3 से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, अब बताओ मेरे को, ये AgNO3 से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, या फिर ये BaCl2 से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये किससे रिएक्ट करेगा, AgNO3 से रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इससे रिएक्ट करेगा तो फट से ये प्रेसिपिटेट बना देगा, क्योंकि ये फ्री है ना। अभी ध्यान दे देखो, इसमें तो रिएक्शन नहीं होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, तो ये तो तुम्हारा जो है NH3 का होल 5 और SO4 जो देख रहे हो, ये क्या हो गया प्लस, और ये Cl माइनस ऐसे टूटेगा, यहाँ से ये टूट के AgNO3, तो Ag प्लस और NO3 माइनस ऐसे जाएगा, और Ag प्लस इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा,
AgCl, AgCl प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बन गया स्टेबल बन गया। क्या बन गया? स्टेबल। तो रिएक्शन होगा, है ना, ऑब्वियस बात रिएक्शन होगा। लेकिन अगर मान लो यही कुछ ऐसा रहता, ये ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा होता, है ना, ध्यान से देखते हैं हम। अगर यही होता NH3 का होल 5 और अंदर Cl कर लेते हैं और बाहर SO4 कर लेते हैं, अब बताइए, अब बोलते AgNO3 से रिएक्ट करेगा, तो AgNO3 को तो Cl चाहिए था तो नहीं करेगा, लेकिन BaCl2 से करेगा तो हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि BaCl2 Ba2 प्लस 2Cl माइनस, और यहाँ SO4 2 माइनस क्या है? फ्री है। तो ये फट से इससे रिएक्शन करके क्या बना देगा? BaSO4। और BaSO4 क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है, स्टेबल, तुरंत बना देगा, है ना। तो ऐसे करके आयनाइजेशन आइसोमर्स पहचाना जाता है, ठीक है ना, आयनाइजेशन नंबर्स ऐसे करके पहचाना जाता है। अब ध्यान रखिए जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन पूछने का अपना अपना तरीका है, ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का अपना अपना तरीका होता है। वो क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ सकता है, इसका कोई ये नहीं है, ठीक है ना। जैसे चलिए अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया आपसे, ठीक है ना, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, ऐसे करके पूछ दिया कि कोई कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है, ऐसा Cr N5H15, ऐसे करके मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन, और Cl3, ये कोई कॉम्प्लेक्स है ना, ये कोई कॉम्प्लेक्स है आपका, और बोल रहा है कि जब ये AgNO3 से रिएक्ट करता है तो 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट बैठता है, 2 मोल्स। तो बताओ व्हाट इज द कंपाउंड, वो कंपाउंड कौन सा है, ऐसे करके क्वेश्चन आ गया। तो आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा अच्छा इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ AgCl बैठता है, इसका मतलब जो फ्री आयंस होना चाहिए वो 2Cl माइनस होना चाहिए। तो आप बताओ जब 2Cl माइनस फ्री आयंस निकाल लिए तो बचा क्या? एक Cl अंदर बचा। ये N5H15 का मतलब क्या हुआ? NH3 का होल 5, एक Cl अंदर और बाद बाकी Cl2 बाहर। देखो यही कंपाउंड की बात हो रही है, पक्का यही कंपाउंड की बात रही है, क्योंकि 2Cl माइनस में फ्री है, 2AgCl निकल जाएगा और बाद बाकी देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ऐसे करके क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे करके ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और आपको जवाब देना होगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है इसमें से। तो आयनाइजेशन आइसोमर्स आपको समझ में आया, बहुत आसान सा सिंपल सा, जिसमें आयंस चेंज कर जाए, आयंस चेंज कर जाए, किसी को उलट पुलट कर दीजिए आयंस को, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा हाइड्रेटेड आइसोमर्स। क्या है? हाइड्रेटेड आइसोमर्स, हाइड्रेटेड आइसोमर्स। तो हाइड्रेटेड आइसोमर्स में कौन आता है ना, हाइड्रेटेड आइसोमर्स जब बात कर रहे हो, इसके नाम से ही लग रहा है कि डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा तब यह हाइड्रेटेड आइसोमर्स आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे मैंने बोला आपको COHOH का होल 6 Cl3, जैसे देखिए ये है ना। अब बताइए हम चेंज करते जाते हैं, हम इसको ऐसे लिख दिए, नहीं हमको मन क्या ऐसे, एक Cl को अंदर ले लिए और Cl2 बाहर हो गया और एक HOH को बाहर कर दिए, चलिए ऐसे कर दिए। क्या दिक्कत हुआ? क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी +3 था, यहाँ भी +3 था, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, HOH का होल 4 यहाँ पे रखता हूँ, एक Cl और अंदर ले लेता हूँ तो Cl2 हो जाएगा और एक Cl बाहर, यहाँ पे 2HOH बाहर। ऐसा मैं ऐसा अभी +3 है, देख लीजिए, मैं ऐसा कर देता हूँ कि HOH का होल 3 ले लेता हूँ, एक Cl और अंदर ले लेता हूँ, है ना, और यहाँ पे 3HOH बाहर कर देता हूँ। अब नहीं हो सकता है, अब आप कोई Cl बाहर नहीं है अंदर लेने के लिए, तो 3HOH से बाहर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और मैक्सिमम HOH कितना हो सकता है? 6 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है आप जो देख रहे हो, इसमें वाटर के कारण हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को बाहर निकालने के कारण ये जो आइसोमर्स आया है इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेटेड आइसोमर्स, ठीक है।
अब इसमें भी क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, सिंपल सा ध्यान दीजिए। जैसे मानिए इसमें क्वेश्चन डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पूछ सकता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन कौन सा होता है, P2O5, H2SO4, ये सब आपको पता है ना, आपको सब पता है ये बात। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी कि ये आपका मान लीजिए चीनी है, शुगर है ना, ये शुगर है आपका, और शुगर पे जैसे ही H2SO4 डाला जाता है ना, शुगर पे जैसे ही H2SO4 डाला जाता है तो क्या करता है, 12 कार्बन निकाल देता है बाहर यहाँ से, और ये ब्लैक हो जाता है, चीनी जो हो जाता है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछता है कि इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड है HOH का होल 6 और SaCl3, एक कंपाउंड दिया हुआ है, एन आइसोमर X gives 6.5% ऑफ, बोलता है कि X gives 6.5%, है ना, 6.5% of water and compound Y gives 13% of water। वाटर दे रहा है, इसका मतलब हाइड्रेशन हो रहा है ना, खींच रहा है। तो H2SO4 किस पे अटैक करेगा, H2SO4 इसमें तो अटैक नहीं करेगा, कोऑर्डिनेशन में अटैक नहीं करेगा। देख रहे हो, इसमें अगर एक वाटर से दे रहा है तो इसमें कितने वाटर से दे रहा है, 2 वाटर से दे रहा है। तो पहला जो X होगा आपका वो कितना होगा, वो होगा HOH, बस इतना ध्यान रखना है कि एक ही HOH बाहर होगा। तो एक HOH बाहर होगा तो क्या होगा, 5 अंदर होगा, Cl और Cl2, है ना। और Y कितना होगा, Y में 13%, मतलब दो HOH बोल रहा है, देख रहे हो, 6.5 का दुगना 13% होता है। तो Cr HOH का यहाँ पे क्या कर दे, 2 HOH जब बाहर होगा तो यहाँ पे Cl और Cl2, तो यहाँ पे 4, देखिए ये आंसर हो गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाइड्रेटेड आइसोमर्स तो और आसान है, आप देख लिए, है ना। अब हाइड्रेटेड आइसोमर्स में क्वेश्चन कुछ अलग तरह से भी पूछ सकता है आपसे, है ना। हाइड्रेटेड आइसोमर्स में पूछ सकता है कंडक्टिविटी, किसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। हाइड्रेटेड आइसोमर्स से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कंडक्टिविटी। तो आप अगर मेरे से केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल पढ़े हुए हो, या आप अगर अच्छे से पढ़ते हो, तो आपको पता होगा कि कंडक्टिविटी को किसी से मतलब नहीं है, कंडक्टिविटी को मतलब है नंबर ऑफ आयंस से, फ्री आयंस से, है ना। आप अगर बात करते हो कंडक्टिविटी की, है ना, आप अगर कंडक्टिविटी की बात करते हो, है ना, या फिर मोलर कंडक्टिविटी बहुत जगह लिखा रहेगा, है ना, या आप बात करते हो क्वांटम फैक्टर की, है ना, एक ही चीज़ है सब। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री आयंस होता है वो, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री आयंस होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा, ये आपको पता है, सिंपल सा एकदम आंसर। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लिया कोई आपसे, ठीक है, कि पहला एक दिया हुआ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया आपको, बताइए, और आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसका होगा, है ना। कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताइए भाई। तो अब मेरे को बताइए कंडक्टिविटी का ऑर्डर आपको बताना है। तो आप बोलेगा सर ये टूटेगा, तो यहाँ पे ये जैसे ही टूटेगा तो ये 3 माइनस यहाँ पे लग जाएगा, सॉरी 3 प्लस, और यहाँ पे 3Cl माइनस लग जाएगा, है ना। तो एक आयन यहाँ पे आया और 3 आयन यहाँ पे आया, मतलब इसके अंदर टोटल कितने आयन, 4 आयन आ गए। यहाँ पे 2Cl माइनस आएगा, है ना, 2Cl माइनस आएगा, और एक यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना आएगा इसके अंदर, 3, इसके अंदर उस तरह से 2, इसके अंदर 1 आएगा। अब इस बात है 1 आएगा। तो बताइए सबसे ज़्यादा आयंस किसके पास है, 1 के पास। तो कंडक्टिविटी 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ऐसे करके कंडक्टिविटी आएगा, है ना। जितना ज़्यादा आयंस उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी। तो जितना ज़्यादा वाटर बाहर रहेगा उसका कंडक्टिविटी उतना क्या रहेगा, कम रहेगा। बहुत बार बच्चे डायरेक्ट मार देते हैं, अरे वाटर बाहर इतना है तो वो आंसर होगा, ऐसा नहीं है। हमको नंबर ऑफ आयंस से मतलब है, सिर्फ जो आप वहाँ पढ़ते थे वही चीज़ यहाँ पे है, कुछ अलग नहीं है। आपको करना वही चीज़ है, सेम चीज़ करना है, ठीक है ना। बस जितना बाहर आयंस जाएगा, जितना ज़्यादा आयंस रहेगा आपके पास, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जैसे आप मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, K4 FeCN6, एकदम सिंपल सा बना के दिखाइए, और एक है K3 FeCN6, है ना। तो बताइए इसके अंदर कितना आयंस है, तो 4K प्लस होगा, और FeCN6 4 माइनस। देखो एक आयन यहाँ पे और 4 आयन यहाँ पे, टोटल कितने आयन, 5। और इसका देख लीजिए 3K प्लस और FeCN6 3 माइनस, ध्यान से देखिए। तो भाई 3 और 1 4, 4 आयन से यहाँ पे। तो बताओ इसके अंदर 5 आयन, इसके अंदर 4 आयन, तो कंडक्टिविटी कौन ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो कंडक्टिविटी होगा वो किसका ज़्यादा होगा, 5 वाले का। 1 का ज़्यादा होगा किससे, 2 से। तो ये कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, ऐसे आप बना सकते हो कंडक्टिविटी का क्वेश्चन। तो हाइड्रेटेड आइसोमर से कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आता है। अनएसिड आइसोमर से कैसा क्वेश्चन आता है वो देख लिए। तीसरा है लिंकेज आइसोमर्स। क्या है, लिंकेज आइसोमर्स, उसको भी देख लेते हैं। लिंकेज आइसोमर्स क्या होता है ना। तो लिंकेज आइसोमर्स में क्या होता है, लिगैंड, एम्बिडेंट लिगैंड आप लोग पढ़े होंगे। कुछ लिगैंड्स होते हैं जो चेंज नहीं करते हैं, जैसे देखो बस, लेकिन नाम उनका चेंज हो जाता है। आपको मैं पढ़ा रहा हूं अगला टॉपिक, वो क्या है आपका, लिंकेज आइसोमर्स। तो आप एक एम्बिडेंट लिगैंड पढ़े होंगे। एम्बिडेंट लिगैंड जो होता है वो होता है 2 साइड डोनर ऑफ लोन पेयर, आप पढ़े होंगे थोड़ा सा, 2 साइड डोनर ऑफ लोन पेयर, 2 साइड डोनर ऑफ लोन पेयर। जैसे इसमें बताया था मैंने, जैसे NO2 माइनस होता है, ONO माइनस होता है। देखो कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंजिंग है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है ना। एक का नाम कुछ और है, एक का नाम कुछ और है ना। उसी तरह से मैंने आपको बताया था बहुत सारा, SCN माइनस, NCS माइनस, है ना, CN माइनस, NC माइनस, उस तरह से CNO माइनस, NCO माइनस। ये सब जो कंपाउंड है ये सब एम्बिडेंट लिगैंड्स, आपको पता है, सिंपल सा, है ना। कोई साइनेटो है ना, आपको पता है ना, ये साइनो होता है, आइसोसाइनो, साइनेटो, आइसोसाइनेटो, है ना। ये थायोसाइनेटो, ये आइसोथायोसाइनेटो होता है। ये नाइट्रो होता है, ये नाइट्राइट्रो होता है ना। तो आपको सब पता है, बेसिकली मैंने सारा बता रखा है आपको एम्बिडेंट लिगैंड्स। तो चीज वही है। लिंकेज आइसोमर्स में क्या होता है, सिंपल सा, वो लिंकेज जो चेंज हो जाता है। जैसे देखिए हम कोई कंपाउंड आपको दिए, ठीक है ना, हम कोई कंपाउंड सिंपल सा आपको उठा के दे दिए हैं, और ये कंपाउंड मैंने दे दिया NO2 और यहाँ पे Cl2, ऐसे करके दे दिया। ये कोई कंपाउंड मैंने आपको दे दिया, ठीक है, या मान लीजिए SO4 दे दिया मैंने, है ना। अब सिंपल सा तुम क्या करोगे, आप बोलेगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ONO आपने कर दिया, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ है, नहीं ना हुआ है। बस इसका एम्बिडेंट लिगैंड यहाँ पे मैंने लिख दिया, जिसके कारण से इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स। क्योंकि देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, है ना। उस तरह से कोई और कंपाउंड मैंने दे दिया, जैसे मैंने मान लिया आपको NH3 का होल 5 CN दे दिया यहाँ पे, है ना, और SO4 कर दे दिया, और इसी को मैंने दे दिया ऐसे NH3 का होल 5 NC और SO4। तो ये सब क्या है, लिंकेज आइसोमर्स है। देखो CN की जगह पे NC आ गया। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग लिंकेज आइसोमर्स बोलते हैं। लिंकेज आइसोमर्स में बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला आइसोमर्स जो है मेरा, वो है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, है ना, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग पहले। तो अगला हम लोग का कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बड़ा सिंपल सा है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, है ना, दो कंपाउंड में से बस चेंज कर दीजिए सेंट्रल मेटल को। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, सिंपल सा कंपाउंड है, ऐसा कोई कंपाउंड, ठीक है, सिंपल सा कंपाउंड है ना। अगर इसके सेंट्रल मेटल को मैं चेंज कर दूं, है ना, सेंट्रल मेटल को मैं चेंज कर दूं, व्हेन कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन होना चाहिए। व्हेन एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड contains
complex cation and complex anion, then when any coordination compound contains complex cation and complex anion, then क्या होगा ऐसे में, we can exchange the central metal, हम सेंट्रल मेटल को एक्सचेंज कर सकते हैं, ये वाला CO को इधर ले आ सकते हैं, Cr को उधर ले आ सकते हैं, which results to the coordination isomers, और जो दो डिफरेंट कंपाउंड्स बनेगा उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। जैसे ही तुम चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो तो CONH3 का होल 6 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा CrCl6। देखो अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है ना, लेकिन नाम अभी भी चेंज हो गया। देखो तो ये दोनों क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाएगा। बड़ा आसान सा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाएगा। ठीक है, तो जब सेंट्रल मेटल को एक्सचेंज कर दोगे दो कंपाउंड में तो दो आइसोमर्स बनेगा, दो अलग अलग आइसोमर्स बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मैंने पहले ही बोला था स्ट्रक्चरल आइसोमर आसान होता है और जो स्टेरियो आइसोमरिज्म है आपका वो थोड़ा सा टफ होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है और उसमें स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के बाद है कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमर्स। इसमें सिंपल सा, जैसे उसमें एक्सचेंज ऑफ क्या हुआ है आपका, सेंट्रल मेटल हुआ है ना, इसमें एक्सचेंज ऑफ लिगैंड्स इन ब्रिज कॉम्प्लेक्स, ये जनरली ब्रिज कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है ना। जैसे ये मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाया जाता है, इसमें सेंट्रल जो आपका कॉम्प्लेक्स केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन हो, उस तरह से ये मिक्स्ड ब्रिज कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। ठीक है ना, जैसे देखो कोई कंपाउंड है आपके पास, चलिए देखिए ध्यान से, मैं एक बार मिला लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2x -2 -2 -4 और -6, ठीक, +3 आ गया। देखो अब ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं ना, एक HOH को मैंने इधर ले आया और एक NH3 को उधर भेज दिया। देखो सिंपल सा, मैंने क्या किया है, एक्सचेंज किया, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स किया है ना। और जैसे ही ऐसा किया तो देखो क्या हो गया, ये NH3 का होल थ्राइस HOH हो गया, यहाँ पे Cr है ना, यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl है ना, यहाँ पे Cr, यहाँ पे HOH, एक NH3 भी आ गया और Cl2 भी आ गया और SO4 आ गया। देखो तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ नहीं हुआ। तो ये भी क्या कहलाता है, इसको कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब जानना है, सिंपल सिंपल सा छोटा छोटा सा। एक और होता है, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, इसमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए पहले ध्यान से। सेम रेशियो होना चाहिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम रेशियो ऑफ सेंट्रल मेटल एंड लिगैंड्स आर डिफाइंड एज पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, है ना। कंपाउंड्स हैविंग सेम रेशियो ऑफ सेंट्रल मेटल एंड लिगैंड्स आर डिफाइंड एज पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, उसको पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, एग्जांपल बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे मैंने ले लिया आपको PTNH3 का होल ट्वाइस और Cl का होल ट्वाइस, जैसे मैंने कोई सिस्प्लैटिन या ट्रांसप्लैटिन ले लिया, या फिर मैं एक और कंपाउंड ले लेता हूँ PTNH3 का होल 4 PTCl4। देखो ये भी कंपाउंड ले लिया, तो यहाँ पे रेशियो निकालो तो PT का NH3 से और Cl का, तो जैसे ही निकालोगे तो कितना आएगा, 1:2 और 1:2, है ना। उस तरह से यहाँ देखो, यहाँ भी रेशियो निकालोगे PT NH3 और Cl का, तो वो कितना आएगा, देखो 2 PT है ना, 4 Cl NH3 हो गया ना 4, और 4 Cl हो गया 4। देखो जब रेशियो कट करोगे तो कितना आएगा, 1:2।
तो देखो रेशियो क्या आएगा तुम्हारा 1:2:2, यहाँ भी 1:2:2, तो रेशियो तुम्हारा सेम है। तो मैंने बोला ही जिसमें क्या हो सेंट्रल मेटर और लिगैंड्स का रेशियो सेम होता है उसको पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। तो ये था मेरा आज का स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जिसमें हमने लगभग 6 तरह का आपको अलग अलग आइसोमर्स दिखाया है ना। आयनाइजर आइसोमर्स, हाइड्रेटेड आइसोमर्स है ना, लिंकेज आइसोमर्स है ना, उसके बाद मैंने दिखाया आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमर्स एंड पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। अगले दिन हम लोग जो लेक्चर 6 पे बात करेंगे वो होगा आपका, वो बड़ा सिंपल होगा लेकिन थोड़ा सा टफ भी है, उसमें टेक्निक्स हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, स्टीरियो आइसोमरिज्म है ना। उसके बाद लेक्चर 7 में और 8 में एप्लीकेशन, तब जाके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बड़ा आसान सा है, टॉपिक को बस पढ़ना होता है, मन लगा के पढ़िए, जो मैं बोर्ड पे दे रहा हूँ उससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको, है ना, एकदम हाई लेवल में जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।